हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू योर ओन यूट्यूब चैनल प्रेप विद वंस। तो हमने लास्ट दो लेक्चर्स में देख लिया था कि फिजिक्स क्या है। कुछ हमने रियल लाइफ एग्जांपल देखे थे फिजिक्स के। फिजिक्स डिफेंस एस्पिरेंट के लिए क्यों ज़रूरी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी पीवाईक्यू थे एनडीए सीडीएस सीएपीएफ के डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के ऊपर, वो हमने सभी कवर कर दिए थे। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है और इनके बीच का डिफरेंस क्या है। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, उसके बारे में सीखेंगे। फिर कुछ ग्राफ के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करूंगा मैं आपकी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने मोशन पढ़ लिया है कि मोशन किस तरीके से होता है, कब हम बोलते हैं कि कोई पार्टिकल मोशन में है और कब हम बोलते हैं कि कोई पार्टिकल रेस्ट पे है। अब मोशन में होने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए भाई, एक तो रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन में चेंज आना चाहिए, और दूसरा टाइम के साथ साथ चेंज आना चाहिए। यानी कि मोशन हमने क्या पढ़ा था कि मोशन वो होता है जब कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, तो टाइम अगर बढ़ेगा तो पोजीशन में भी चेंज आना चाहिए। ये था अब तक हमारा मोशन। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे कि हमको कितनी लिमिटेड नॉलेज थी मोशन के बारे में, कि बस हम ये चीज़ पता कर पा रहे थे कि मोशन हुआ है या नहीं हुआ है, बट हमको ऐसा कोई भी आइडिया नहीं था कि मोशन कितनी फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, उस मोशन को होने में कितना टाइम लगा। इन सभी क्वेश्चन का आंसर हमारे पास नहीं था। अब इन सब क्वेश्चंस का आंसर पता करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें आती है, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी वे फिजिकल क्वांटिटी है जो इन सब क्वेश्चंस का जवाब देगी कि पार्टिकल कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर स्पीड होती क्या है। क्या होती है स्पीड? बस सोचो तुम, स्पीड क्या है भाई? स्पीड से हमको क्या पता चलता है? तुम देखते हो, मान लो तुम स्कूल के लिए निकले घर से, ठीक है, तुमने अपनी बाइक उठाई और तुम चल दिए अपने स्कूल, और स्कूल के बीच रास्ते में मिल गया आपका दोस्त जिसके आगे आपको करना है शो ऑफ। तो आपने क्या किया? आपने बाइक का एक्सेलरेटर बढ़ाया और बाइक जो है वो और ज़्यादा स्पीड में मूव करना स्टार्ट हो गया, यानी कि आपने बाइक की स्पीड जो है वो इंक्रीज कर दी। और इन स्पीड इंक्रीज करने से क्या हुआ? जो डिस्टेंस थी स्कूल और तुम्हारे बीच में वो बहुत कम टाइम में ट्रेवल हुई। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि अगर हमारी स्पीड ज़्यादा होगी तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कम लगेगा, है ना। यानी कि हमारे दिमाग में आना चाहिए कि स्पीड कहीं ना कहीं दो चीज़ों से तो रिलेटेड है। पहला है डिस्टेंस और दूसरा है टाइम। अगर मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई तो मुझे पता है कि डिस्टेंस कवर करने में टाइम कम लगेगा, है ना। और अगर मैंने अपनी स्पीड घटाई तो डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। तो स्पीड हमको यही बताती है कि कोई मोशन कितनी फास्ट हुआ है या फिर कितनी स्लो हुआ है। अगर उसको कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कम लगा है तो यानी कि उसकी स्पीड ज़्यादा रही होगी, है ना। और अगर कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम ज़्यादा लगा है तो उसकी स्पीड कम रही होगी। सिंपल, है ना। अब देखो, जब भी आप बाइक पे ट्रेवल करते हो, गाड़ी चलाते हो, तो क्या करते हो तुम बार बार उसका स्पीडोमीटर देखते हो। स्पीडोमीटर में क्या रहता है? स्पीडोमीटर में आपकी स्पीड आपको दिखाई देती है कि आप किस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो, और वो स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में होती है या माइल्स पर आवर्स में होती है। बट आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, उसमें कभी भी डायरेक्शन नहीं होती कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना। इसी वजह से हमारी जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और साथ में यूनिट होती है, इसके पास डायरेक्शन जो है वो नहीं होती। ठीक, अब एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने बोला 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये 60 क्या हो गया? ये 60 तो हो गया मैग्नीट्यूड स्पीड का, और किलोमीटर पर आवर हो गई उसकी यूनिट। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर। अब स्पीड क्या है? स्पीड हमको बता देगी हाउ फास्ट आर यू गोइंग, आप कितनी तेजी से ट्रैवल कर रहे हो। स्पीड हमको इस चीज़ के बारे में बताती है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं v इक्वल्स टू डी बाई टी, जहाँ पे v हमारा होता है स्पीड
डी हमारी डिस्टेंस और टी हमारा टाइम। ठीक है, अब स्पीड केवल हमको ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितने फास्ट मूव कर रहा है, लेकिन हमको ये नहीं बताता कि वो कहाँ पे जा रहा है, जिसकी वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है, अब एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि एक साइकिलिस्ट है जो स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है और वो 30 मीटर ट्रेवल कर लेता है एग्जैक्टली 2 सेकंड में। तो हम क्या स्पीड बता सकते हैं? बिल्कुल, स्पीड क्या होता है? स्पीड हमने भी पढ़ा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? 30 मीटर्स, टाइम कितना है? 2 सेकंड, डिवाइड किया 15 मीटर पर सेकंड आ गई उसकी स्पीड। अब इस 15 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है? 15 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि एक सेकंड में वो जो भी हमारा साइकिलिस्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। स्पीड की कुछ कॉमन यूनिट्स होती हैं, जैसे कि पहला है मीटर पर सेकंड, दूसरा है किलोमीटर पर आवर, और एक होता है माइल पर आवर, और लास्ट है हमारा नॉट्स। ठीक है, ये 4 टाइप की यूनिट होती है स्पीड की, जिससे हम स्पीड को मेजर करते हैं। अब आता है स्पीड टेल्स यू हाउ फास्ट बट नॉट वेयर। यानी ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई। क्या बताई? कि स्पीड आपको केवल ये बताता है कि आप कितनी फास्ट मूव कर रहे हो। फास्ट मूव करने का मतलब क्या है? कि किसी एक पर्टिकुलर, फास्ट मूव करने का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को आपने कितने टाइम में ट्रेवल किया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो ये है 5 मीटर और ये है 50 मीटर। ठीक है, अब यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई पार्टिकल जाता है। ठीक है, उस पार्टिकल का नाम ले लेते हैं हम, लेट सपोज अल्फा। जो ये अल्फा है ना, ये 10 सेकेंड्स लेता है इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर। वहीं पे एक दूसरा पार्टिकल है बीटा, और ये इसी डिस्टेंस को 5 सेकेंड में ट्रेवल कर लेता है। तो बताओ किसकी स्पीड ज़्यादा हुई? सिंपल बात है, बीटा की स्पीड ज़्यादा हुई। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है अल्फा की वो कैसे निकलेगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर से 50 मीटर गया है, तो 45 मीटर डिस्टेंस है, और टाइम लगा है 10 सेकंड का, तो यानी कि 4.5 मीटर पर सेकंड आ गई। और वहीं पे अगर मैं स्पीड निकालता बीटा की, तो वो कितनी आ जाती? डिस्टेंस तो हमारी सेम है 45 मीटर, और टाइम की बार लगा है 5 सेकंड का, तो यानी कि आ गया हमारा 9 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हमको पता चला कि बीटा की स्पीड ज़्यादा है और अल्फा की स्पीड कम है। जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसको टाइम कम लगा, देख लो आप, 5 सेकंड लगी इसको, और जिसकी स्पीड कम है 4.5 मीटर पर सेकंड है उसको टाइम ज़्यादा लगा। तो यानी कि यहाँ से आपके समझ आ गया कि स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल के। अब एवरेज स्पीड समझते हैं क्या होता है। ठीक है, लेट सपोज ये आप है और ये आपका दोस्त है। ठीक, अब आपने अपने दोस्त को कॉल किया और पूछा कि भाई कितनी दूर है तू, अभी कितना टाइम लगेगा तेरे को आने में? तो आपके दोस्त का रिप्लाई आता है कि भाई अभी मैं 10 किलोमीटर्स दूर हूँ और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा हूँ। तो आपके दिमाग में आ जाता है कि अच्छा, यानी कि भाई 10 मिनट के अंदर हमारा दोस्त जो है आ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या आपका दोस्त कभी टाइम से आया आपके लिए? बिल्कुल नहीं आया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि वो आ तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रहा था, लेकिन बीच में या तो उसको कोई उसका दोस्त मिल गया, और दोस्त मिल गया, या फिर वो कहीं पे रुक गया, या ट्रैफिक आ गया। तो उन सब चीज़ों की वजह से टाइम जो है वो 10 मिनट जो हम उसको लगने थे आने में, वो नहीं लगे, ज़्यादा लगे। है ना? पहले तो अपने दिमाग में इक्वेशन बिठाई होगी कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है उसकी? 60 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम आपने उठा लिया भाई, टाइम लगेगा उसको 10/60, और ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 10 मिनट्स। है ना? अब लेकिन उसको 10 मिनट तो नहीं लगे, उसको 15 मिनट लग गए। तो आपने पूछा भाई कहाँ रह गया था, टाइम क्यों लगा तेरे को, तू बीच में पक्का कहीं पे रुका होगा। लेकिन आपका दोस्त बोलता है नहीं यार, मैं बीच में कहीं नहीं रुका, पर फिर भी मेरे को इतना टाइम लगा। तुमने बोला यार मैंने फिजिक्स पढ़ी थी, फिजिक्स में मैंने पढ़ा था यार कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहाँ पे मेरे को पता चला था कि अगर मेरे पास
स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में से 3 में से 2 चीज़ें हो ना मेरे पास, तो मैं तीसरी निकाल लेता था। इसी फॉर्मूले की मदद से मैंने तेरा टाइम निकाला था कि तेरे को 10 मिनट लगेगी मेरे पास आने के लिए, लेकिन तेरे को भाई 10 मिनट नहीं 15 मिनट लगी। तू पक्का कहीं पे रुका? वो बोलता है नहीं नहीं भाई यार, कहीं नहीं रुका मैं बीच में। तो फिर यहाँ से उसने आपको एक कंसेप्ट समझाया बहुत अच्छा, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट। ठीक है, अब देखियो एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड होती है आपकी ओवरऑल स्पीड कितनी रही है पूरे के पूरे मोशन के दौरान। मान लो आपके दोस्त ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, ठीक है, 0 किलोमीटर से, और वो आपके पास आ गया था यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े थे 10 किलोमीटर के उस पर। ठीक है, अब आपके दोस्त ने यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, इसको बोलते हैं पॉइंट ए, इसको पॉइंट हम बी बोल देते हैं। तो वो पॉइंट ए से बी तक जा रहा है, ठीक है, और उसको टाइम लगा 15 मिनट। तो 15 मिनट कैसे लग गई उसको, है ना, आपका ही क्वेश्चन है। तो आपके दोस्त ने देखा, आपके दोस्त ने आपको बिठाया और ये समझाया कि एवरेज स्पीड का फंडा क्या होता है। तो उसने बताया भाई देख, मेरे को जरूर 15 मिनट लगे हैं पर मैं बीच में रुका नहीं। आपका दोस्त बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, तू बीच में रुका भी नहीं और फिर भी तेरे को 15 मिनट लग गए, तो या तो तू स्लो आया होगा। तो बोलता है हाँ यार, बीच में ना एक बार स्लो हुई थी गाड़ी मेरी, बट मैंने फिर थोड़ी सी तेज़ भी चलाई थी, फिर भी यार मेरे को 15 मिनट लगे। तो देखिए अब कंसेप्ट क्या है। मान लो ये है 5 किलोमीटर, ठीक है, मान लो ये पॉइंट है सी। अब ए से सी 5 किलोमीटर जो है वो आपके दोस्त ने ट्रेवल किया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और बचे हुए 5 किलोमीटर आपका दोस्त ट्रेवल करता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेट्स सपोज। तो अब उसने बताया कि भाई देख, एवरेज स्पीड जो है ना उसका फॉर्मूला होता है कि मैंने कितनी डिस्टेंस चली, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा मेरे को। वो बोलता है हाँ भाई यही होता है। तो स्पीड मेरी एवरेज कितनी आई भाई, तू बोल रहा है मेरी स्पीड 60 थी, टोटल डिस्टेंस कितनी है 10 किलोमीटर्स, और टोटल टाइम कितना लगा, टाइम लगा 15 मिनट्स। अब 15 मिनट्स जो है हमारी, उसको मैं कन्वर्ट करूँगा आवर्स में, तो कैसे होगा 15 डिवाइड बाई 60, तो 1/4। अब 1/4 यहाँ पे मैंने आर लिख दिया, तो कितना आया 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से आपकी एवरेज स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड जो होती है वो हमको एक ब्रॉडर पिक्चर बताती है हमारी जर्नी के बारे में। वो केवल किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये नहीं बताती कि आपकी स्पीड कितनी है, बल्कि वो ये बताती है कि ओवरऑल मोशन में आपकी स्पीड एवरेजली क्या रही है, कि यानी कि आपने एवरेज किस स्पीड से ट्रैवल किया है ये बताती है। हो सकता है जो एवरेज स्पीड आए, लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 50 किलोमीटर पर आवर अगर एवरेज स्पीड आई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी जर्नी के दौरान 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने बाइक चलाई। हो सकता है कभी कभी वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला हो, कभी वो 30 पे आ गया हो, कभी वो 0 पे भी आया हो बीच में। लेकिन एवरेज स्पीड सिंपली रिप्रेजेंट करती है वो कॉन्स्टेंट स्पीड जो आपको मेंटेन करनी पड़ती सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए सेम टाइम में, है ना। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहला कि ये हमेशा पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती नेगेटिव? क्योंकि इसमें डिस्टेंस की बात करते हैं हम, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। अब पॉजिटिव एवरेज स्पीड कब होगी? अगर मोशन स्टार्ट हो चुका है तो पक्का 110% वो पॉजिटिव ही होगी। लेकिन अगर मोशन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो इसका मतलब वो एवरेज स्पीड हमारी जीरो होगी। एवरेज स्पीड हमें कभी भी डायरेक्शन का आइडिया नहीं देती है, ये हमें केवल बस स्पीड बता देती है एवरेज। डस नॉट रिवील वेरिएशन इन स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। अब जो मैंने अभी आपको बताया था कि हो सकता है भले ही आपकी एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर आई है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी बाइक 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा भी चलाई हो, 30 किलोमीटर पर आवर भी चलाई हो, और या फिर कभी कभी बीच में वो रेस्ट पे भी आई हो, 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी आई हो। लेकिन एवरेज स्पीड हमको क्या बताती है? वो केवल एवरेज स्पीड बताती है जो हमको ज़रूरत होती सेम डिस्टेंस को सेम टाइम में ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग जर्नी टाइम्स एंड फ्यूल कंजम्पशन, डिफरेंट फ्रॉम एवरेज वेलोसिटी विच वी विल एक्सप्लोर लेटर। अब हम थोड़ी देर बाद ही एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो तब आपको पता चलेगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? स्पीड एट अ स्पेसिफिक मूवमेंट, यानी किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे हमारी स्पीड कितनी है उसको पता करने के लिए हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं। और
गजब की बात यह है कि जो हमारे स्पीडोमीटर होते हैं ना, वे यही स्पीड बताते हैं कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारी स्पीड क्या है। जो हमारी गाड़ी, बाइक, स्कूटर पे लगे हुए होते हैं स्पीडोमीटर, वो यही बताते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है। अब देखो, एवरेज स्पीड में अभी हमने क्या किया था, एवरेज स्पीड में हमने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम किया था। जैसे कि 10 किलोमीटर 15 मिनट को डिवाइड किया तो पता चल गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आई एवरेज। लेकिन अगर मेरे को एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना हुआ तो मैं क्या करूँगा भाई, मेरे को पता है कि मेरे को जो डिस्टेंस लेनी होगी ना, वो बहुत ही छोटी सी लेनी पड़ेगी और टाइम इंटरवल भी बहुत छोटा सा लेना पड़ेगा, जिससे कि एक छोटे से इंस्टेंट पे हमको पता चल जाए, छोटे से इंस्टेंट पे पता चल जाए कि कितनी स्पीड है, हाँ है ना। तो उसी वजह से इंस्टेंटेनियस स्पीड को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टी टेंड्स टू जीरो, यानी कि बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल, और डेल्टा डी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत छोटी सी डिस्टेंस को। जब हम बहुत छोटी सी डिस्टेंस को बहुत छोटे से टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाती है, ठीक है। या फिर हम वेलोसिटी का मोड ले ले तब भी आ जाती है, वो हम आगे सीखेंगे कैसे, और ये आप सब पढ़ सकते हो। यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अ फंडामेंटल डिस्टिंक्शन। अब देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने छोटे टाइम इंटरवल आपने लिए हैं, तो तब हम उसको बोलते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड में वो ऑब्जेक्ट हमारा ट्रेवल कर रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड में जो है, जैसे कि मान लो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड जो है आई है वो 100 किलोमीटर पर आवर आई है, यानी कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर आप ट्रेवल करते हो। तो इसी लॉजिक से 50 किलोमीटर पर आवर हाफ आवर में कवर करोगे और सो ऑन, यानी कि इसमें कोई भी एक्सेलरेशन या फिर डी एक्सेलरेशन नहीं होगा, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द मोशन, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि स्पीड जो है वो बार बार चेंज हो रही है, तो या तो स्पीड बढ़ रही होगी या स्पीड घट रही होगी, या फिर वो दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। तो इस केस में आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होने की। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन आए हैं आपकी आपके मोशन में। अब एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, तो तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। व्हाट इज वेलोसिटी, अब वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है। वेलोसिटी हमको ये तो बताता ही है कि कोई ऑब्जेक्ट कितने फास्ट ट्रेवल कर रहा है, साथ साथ हमको ये भी बताता है कि वो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। यानी कि हमको पता चल गया कि वेलोसिटी के पास में जो है मैग्नीट्यूड तो है ही है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी है, इसलिए ये हो जाती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, साथ में यूनिट होती है, और साथ में डायरेक्शन भी होती है कि किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी तो एक और अच्छी चीज़ हो गई स्पीड से भी, क्योंकि वेलोसिटी हमको ज़्यादा जानकारी दे रही है एज कम्पेयर टू स्पीड, है ना। तो स्पीड वेलोसिटी को मैं अच्छे से बताता हूँ आपको। यहाँ पे वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल, हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, मान लीजिए ये यहाँ से किसी पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया ओरिजिन से, और वो यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद में कुछ टाइम बाद वो यहाँ पे पहुँच गया, ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी। आर आई से मैं बता रहा हूँ उसकी इनिशियल पोजीशन, और आर एफ से बता रहा हूँ मैं फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट आप बोलोगे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, हाँ या ना। ये आ गया आपकी डिस्प्लेसमेंट। और जो टाइम लगा उसको मान लो यहाँ पे ये किस टाइम पे था, ये इनिशियल टाइम पे यहाँ पे था, और फाइनली टाइम जब एंड हो गया मोशन का, मोशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद में यहाँ पे आ गया। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, एवरेज वेलोसिटी निकलेगी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन में जो टाइम लगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये आया हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा सा टाइम, या फिर जितना भी टाइम लगा हमारे पास डेल्टा टाइम, ठीक है। तो ये हो गया हमारी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग द मोशन, ठीक है। अब इसके बारे में भी देखो, डिस्प्लेसमेंट कहीं में होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा मीटर में, और टाइम कहीं में होता है सेकंड में। तो सबसे पहली बात इसके बारे में क्या आ गई कि इसकी यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकंड। यूनिट ये है तो डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन होगी LT-1, ठीक है। तीसरी बात,
कि डायरेक्शन जो होती है वो होती है इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। फोर्थ बात क्या है कि डायरेक्शन जो है वो हमेशा किस उसमें होती है, अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पांचवी बात, ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है ये एक फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होती है। तो डिफाइंड फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल। छठी बात क्या है हमारे पास में कि अगर कोई क्लोज्ड पाथ हुआ, इसका क्या मतलब है कि जहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ था और फिर से वहीं पे आ गया, तो उस केस में हमारी एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्या आपको ये सभी बात समझ आ गई है? आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि वेलोसिटी क्या है। अब वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब अगर टाइम ड्यूरेशन फाइनाइट है, ज़्यादा है, तो उस केस में हम हमेशा एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। लेकिन अगर टाइम और पोजीशन बहुत छोटे हो गए, बहुत छोटे पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो तब हम उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गया इंस्टेंट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी दो चीज़ों को कंबाइन कर देती है, मैग्नीट्यूड को यानी कि कितनी तेज ट्रेवल कर रहा है, और दूसरा डायरेक्शन को कि किस रास्ते पे जा रहा है। और इसको हम एक स्पेशल सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसको हम v के ऊपर ऐसे वेक्टर बना देते हैं, यानी कि वेलोसिटी है वो, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्यों लिया गया है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन बताती है और डायरेक्शन होते हैं डिस्प्लेसमेंट के पास में, ना कि डिस्टेंस के साथ। इस वजह से वेलोसिटी हमारी डायरेक्शन बताती है और साथ ही साथ एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो केवल एक स्केलर क्वांटिटी है, उसने डायरेक्शन नहीं बताई। लेकिन अगर वेलोसिटी है 60 किलोमीटर आवर नॉर्थ, तो उसने क्या बताया कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है नो डायरेक्शन में। तो सिंपली यहाँ पे बस यही है कि स्पीड पूछता है कितनी तेज, वेलोसिटी पूछता है कितनी तेज और कौन से रास्ते में या किस डायरेक्शन में। ये सब आप पढ़ लेना। एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी अभी मैंने आपको करके दिखाई, वही यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हुई है, बस कुछ भी डिफरेंस नहीं है। व्हेन एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स 0, एवरेज वेलोसिटी कब 0 हो जाएगी, अगर कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, चल रहा है, और वो फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए जहाँ से उसने अपना मोशन स्टार्ट किया था, तो उस केस में उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉगिंग करते हो 1 किलोमीटर किसी सर्कुलर पाथ में, और 10 मिनट के बाद आप उसी पॉइंट पे आ जाते हो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, तो उस केस में आपकी एवरेज स्पीड तो आ जाएगी कुछ ना कुछ, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एवरेज वेलोसिटी आपको ये बताती है कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, जर्नी के बारे में नहीं बताती, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, देखो अभी हम पढ़ के आए हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। अब एवरेज वेलोसिटी तो हमको पूरे मोशन के बारे में जानकारी दे देती है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट के बारे में बात करता है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी है और किस डायरेक्शन में है, ये बताते हैं हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आ जाते हैं हम कुछ ग्राफ्स के ऊपर, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ ग्राफ्स पूछूंगा, आप वीडियो पॉज करके बताना, ठीक है। आपने ट्राई कर लिया होगा, अब चलो मैं इन क्वेश्चन को करा देता हूँ। अब सबसे पहला जो हमारा ग्राफ है वो है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, यानी कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस किस तरीके से चेंज हुए हैं उसके बारे में। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था, और टाइम के साथ साथ पहले उसकी डिस्टेंस बढ़ी और फिर घट गई। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस घटे? नहीं ना। तो इसलिए हमारा पहला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस टाइम के साथ हमेशा बढ़ सकती है या कांस्टेंट रह सकती है, डिस्टेंस घट नहीं सकती अगर एक बार बढ़ गई तो। दूसरा ग्राफ देखिए, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। यहाँ से ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा बढ़ा और फिर घट गया डिस्प्लेसमेंट। तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ चलना स्टार्ट कर दे या उसी पॉइंट पर आ जाए,
तो टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये तीनों केस हमने देखे थे। अब थर्ड ग्राफ हमारे पास में है पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ से ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया, पहले उसकी पोजीशन बढ़ी और फिर पोजीशन घट गई? बिल्कुल, ये ग्राफ भी पॉसिबल है। अब हमारे पास आता है फोर्थ ग्राफ, था 0,0। ठीक है, और डिस्टेंस हमारी पहले यहाँ पे कुछ थी, लेट सपोज 50 मीटर, और इस डायरेक्शन में हमारा टाइम जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या कभी ऐसा हो सकता है कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कम हो जाए और फिर नेगेटिव हो जाए? बिल्कुल नहीं। डिस्टेंस ना ही तो टाइम के साथ कम होता और ना ही नेगेटिव होता, तो इसलिए हमारा फोर्थ गलत हो गया। फिफ्थ देखिए, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, लेट सपोज ये 20 मीटर है, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ी, सही बात है, और फिर कांस्टेंट हो गई। अब कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टाइम तो बढ़ता रहा लेकिन हमारी डिस्टेंस सेम रही, तो इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे आ गया होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है ये वाला केस। अब सिक्स्थ केस देखते हैं। सिक्स्थ केस में हमको दे रखा है कि क्या पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी एस शेप में हो सकती है? अब देखिए, इस पर्टिकुलर टाइम पे मान लो ये 5 सेकेंड है और उसकी पोजीशन ये थी पार्टिकल की, तो क्या इसी सेम टाइम पे उसकी पोजीशन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है? क्या किसी ऑब्जेक्ट की एक टाइम पर 3 जगह आपको कोई ऑब्जेक्ट मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ऑब्जेक्ट एक ही जगह होता है ना, हमारे इस वर्ल्ड में। तो उस वजह से ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं। अब मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ जिससे आपको ग्राफ नंबर 2 और 3 बहुत क्लियर हो जाएंगे, मतलब सारे ग्राफ क्लियर हो जाएंगे, और साथ ही साथ अब तक हमने जितना भी पढ़ा वो सब रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे 2 नंबर वाला ग्राफ था, इसमें क्या था? इसमें यह था कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ था, और दे रखा था कि क्या ये ऐसा ग्राफ बन सकता है इसका, यानी कि इनिशियल पोजीशन उसकी ये थी और फाइनल पोजीशन उसकी ये थी, है ना? तो क्या टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट घट सकती है या फिर से वही पोजीशन पे हो सकती है, वो अब हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, लेट्स सपोज मैंने ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई जिसपे यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ, इसको मैं पोजीशन भी बोल सकता हूँ, एक ही बात है। ठीक, अब मान लो पार्टिकल हमारे यहाँ से चला 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 और यहाँ पे पहुँच गया 10 मीटर पे। ठीक है, और उसके बाद वो पार्टिकल क्या करता है, वो उल्टा घूम जाता है। अब इसके बाद पार्टिकल क्या करता है, यू टर्न लेता है और इधर को चलता है, इस डायरेक्शन में चला 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 और यहाँ पे आ जाता है। कितना? यहाँ पे इसकी पोजीशन थी 10,0 और यहाँ पे इसकी पोजीशन है 4,0। ठीक है, अब अगर मैं आपसे इसका डिस्टेंस पूछूं तो डिस्टेंस टेबल आप बहुत आराम से निकाल लोगे कि ये 10 था और यहाँ पे 6 चला, तो कितने आ गए? 10 + 6, तो 16 हमारे पास डिस्टेंस आ गई। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, वो होती है हमारी पोजीशन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में, तो ये इनिशियल पोजीशन थी 0,0, फाइनल है 4,0, तो कितने मीटर चली? 4 मीटर। तो बस, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी आ गई? 4 मीटर। अब अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 16 मीटर डिवाइड बाय टाइम कितना? भाई मान लो यहाँ से यहाँ जाने में इसको लगे 5 सेकेंड और यहाँ से यहाँ इसको जाने में लगे 8 सेकेंड्स। ठीक है, तो टाइम टेकन कितना हो गया? 5 + 8 यानी कि 16/13 मीटर पर सेकेंड, आ गई एवरेज स्पीड। अब अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी के साथ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में कितना गैप है? 4 मीटर का। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ गया? 4 मीटर डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब टाइम कितना लगा? टाइम फिर से सेम ही लगा, टाइम तो 3 सेकेंड, तो ये कितना आ गया हमारा? 4/13 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है,
तो डायरेक्शन किस में है, ये है पॉजिटिव एक्सिस में, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। भाई भले ही पार्टिकल यहाँ पे हो लेकिन है तो पॉजिटिव एक्सिस में, इस वजह से। अब मैं अगर आपको इस सारी सिचुएशन का ग्राफ बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का बनेगा। लेट्स सपोज ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में मैं टाइम को रख रहा हूँ और वाई एक्सिस में मैं पार्टिकल की पोजीशन को रख रहा हूँ, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मान लो कुछ हमारा ग्राफ इस तरीके का आया, ठीक है, इस तरीके का हमारा कुछ ग्राफ आया। अब जैसे हमारी कंडीशन है इसमें उस तरीके से बना लेते हैं। भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि 10 मीटर्स वो ट्रेवल करता है एक्स डायरेक्शन में 5 सेकंड में। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग मान लिया कि ये जो इसकी पीक पोजीशन है वो कितनी है, वो 10 मीटर्स है और ये डिस्टेंस उसने कितने सेकंड्स में चली, 5 सेकंड्स में चली, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आने के बाद पार्टिकल ने अपनी पोजीशन को क्या किया, यू टर्न लेके चेंज किया, ठीक है, टर्निंग पॉइंट बोलेंगे हम इसको। और वो फिर से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव किया उसने। तो यानी कि उसकी पोजीशन घटी है थोड़ी सी, इस वजह से मैंने ग्राफ नीचे बना दिया यहाँ पे, ठीक है। और इस पोजीशन को हम कितने बोल रहे हैं, इस पोजीशन को हम बोल रहे हैं 4 मीटर, 4 मीटर। अरे क्यों भाई, क्योंकि देखो ना वो पार्टिकल यहाँ पे आ गया ना 4,0 पे, इस वजह से मैं इसको 4 मीटर बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पे आने तक टाइम कितना लगा उसको, टाइम उसको 8 सेकंड और लगे, यहाँ पे देखो 8 सेकंड लगे। तो 5 + 8 कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे 13 सेकंड्स हो गई, ठीक है। तो यानी कि ये ग्राफ जो है हमको बता रहा है पोजीशन यानी कि मोशन किस तरीके से हुआ है। यानी कि ये ग्राफ और ये जो मैंने बनाए दोनों सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, ठीक है। क्यों भाई, देखो यहाँ पे 5 सेकंड में उसने क्या जानकारी दी हमको कि 5 सेकंड में पार्टिकल की पोजीशन क्या है, पोजीशन 10 मीटर पे है पार्टिकल। और फिर जब 13 सेकंड टाइम हो गया तो पार्टिकल की पोजीशन यहाँ है, यहाँ पे कितनी, यानी कि 4 मीटर है। तो ग्राफ हमको साफ साफ बता रहे हैं, है ना। अब मैं और क्लियर करने के लिए आपके लिए 2 ग्राफ और बना देता हूँ। मान लो ये यहाँ पे है 20 मीटर्स और यहाँ पे ओरिजिन था, तो यहाँ से पार्टिकल ने स्टार्ट किया था 0 मीटर से स्टार्ट अपना मोशन, और इसको कवर करने में उसको लगे थे 10 सेकेंड्स, और यहाँ पे आने में फिर से 10 सेकेंड, यानी कि 10 और 10 20 सेकेंड्स का टाइम हो गया। इस साइड में ले रहा हूँ टाइम को और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं उसकी पोजीशन को, ठीक है। अब ये ग्राफ मेरे को बता क्या रहा है, ये ग्राफ मेरे को बता रहा है कि जब टाइम 10 सेकेंड था तो उसकी पोजीशन जो थी पार्टिकल की वो 20 मीटर्स पे थी, हाँ या ना। और उसके बाद क्या हुआ, पोजीशन में चेंज आया, ठीक है। पोजीशन में चेंज कैसे आया कि नेक्स्ट 10 सेकेंड में यानी कि 20 सेकेंड तक जाते जाते पार्टिकल फिर से 0 मीटर्स पे चला गया जहाँ से उसने स्टार्ट किया था अपना मोशन। तो यानी कि अब ये वाली पोजीशन कब बनती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन कब बनता है ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ तब बनता है जब वेलोसिटी जो है उसकी पार्टिकल की वो क्या रही हो, कांस्टेंट रही हो, यानी कि एक्सेलरेशन 0 रहा हो। अब एक्सेलरेशन मैंने टर्म आपके सामने पहली बार बोली है, मैं इसको डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे से, बट मैं बस यहाँ पे आपको एक तरीके से बता रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट के बाद में जो पार्टिकल की पोजिशन थी वो कैसे चेंज हुई, वो घटनी स्टार्ट हो गई एक तरीके से, और फिर से वो 0 मीटर पे आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पार्टिकल ने क्या किया, टर्न कर दिया वापस उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से वो आया था। और यहाँ पे भी अगर आप देखो कुछ ऐसे ही हुआ था कि यहाँ पे पहले पार्टिकल 5 सेकंड तक पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन में चला, उसके बाद उसने अपना टर्न ले लिया और वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव किया। उसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट 10 सेकंड में फिर से 0 मीटर पे आ गया, यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे भी वेलोसिटी कांस्टेंट थी बट डायरेक्शन अलग आ गई, ठीक है। ओके, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। एक तरीके का ग्राफ और बन सकता है इसमें, जब उस केस में भी क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी पार्टिकल की। देखिए कैसे, मान लो कुछ इस तरीके का ग्राफ है, ये 0 मीटर है यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट हुआ पार्टिकल, और यहाँ पे आने तक उसको मान लो ये 5 सेकंड और ये भी 5 सेकंड, तो 10 सेकंड हो गया यहाँ तक। इधर टाइम और इधर पोजीशन। तो सबसे पहले पार्टिकल ने ओरिजिन से स्टार्ट किया, लेट सपोज 0,0 से चलना स्टार्ट किया और उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, वो कुछ यहाँ पे आ गया था। फिर क्या हुआ, यहाँ पे आने के बाद में उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया और वो उसकी पोजीशन घटती 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 चली गई और फिर से वो ओरिजिन पे ही आ गया एट द एंड, है ना। यानी कि उसकी इनिशियल पोजीशन ये थी 0,0 और 10 सेकंड के बाद वो फिर से यहीं पे आ गया ओरिजिन पे ही। ये भी 0,0 ही है, अगर इसको आप एक्स एक्सिस माने और ये वाई एक्सिस माने तो ये 0,0 ही है। यानी कि पार्टिकल फिर से किस चीज़ पे आ गया, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन
और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का वो कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इस वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में क्या डिफरेंस है? स्ट्रेट लाइन थी तो उसका मतलब था कि वेलोसिटी जो है हमारी वो क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे कर्व है। अब ये कर्व हमको क्या बता रहा है कि टाइम के साथ साथ पार्टिकल की पोजीशन इस तरीके से चेंज हो रही है कर्व्ड मैनर में। यानी कि यहाँ पे हमको बता रहा है कि वेलोसिटी जो है ना वो टाइम के साथ क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। और वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही थी, उसका मतलब क्या था कि उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। जबकि इस वाले केस में उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं था, उस यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 था, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन है। और यहाँ पे आने के बाद में उसकी पोजीशन घटनी स्टार्ट हुई। इसका मतलब क्या हुआ, और घटी भी वो ऐसे कर्व्ड मैनर में ही है। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट हो गई थी उसकी पार्टिकल की। यानी कि वेलोसिटी थी तो उस टाइम पे भी इंक्रीजिंग, लेकिन देखो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी कहीं ना कहीं पे, जहाँ पे ये रुका है ऐसे मैक्सिमम पॉइंट है। और यहाँ पे वेलोसिटी 0 होने के बाद में वेलोसिटी फिर से इंक्रीज हुई। लेकिन इस बार क्या हुआ कि वेलोसिटी बढ़ी तो सही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ी, जिस वजह से पार्टिकल ने फिर से मूव करके वो फिर से ओरिजिन पे आ गया। अब भैया आप तो बोल रहे हो कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है और यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, आपको कैसे पता चले ये बात? भाई देखो, स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज अगर ये 2 मीटर है और ये 1 सेकंड है, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे 4 मीटर है तो यहाँ पे 2 सेकंड है। और अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3 सेकंड है। यानी कि जो मोशन है पार्टिकल का वो यूनिफॉर्म मोशन है। यानी कि हर एक सेकंड में 2 मीटर पोजीशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उस वजह से मैंने बोला कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब इसकी वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप? भाई वेलोसिटी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया, वेलोसिटी निकालने के लिए पोजीशन को डिवाइड कर दिया उसके टाइम से। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2/1 करूँ तो कितने आएगी वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकंड आएगी। या फिर मैं 4/2 करूँ, क्योंकि 4 मीटर उसने ट्रेवल किया 2 सेकंड में, तो अगर मैं 6 को डिवाइड करूँ 3 से, फिर भी 2 मीटर पर सेकंड आएगा। तो यानी कि इससे हमको पता चला कि वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है। मैंने सेकंड वाले ग्राफ पे, कर्व्ड वाले ग्राफ पे मैंने क्या कर दिया, मार्किंग कर दी, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। अब देखिए, फर्स्ट सेकंड में पार्टिकल ने 0 से लेकर 1 तक मूव किया। यानी कि 1 सेकंड में उसने क्या किया, 1 मीटर चला वो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्या होता है, वो 2 मीटर चल जाता है, 1 से लेकर 3 तक जाता है, यानी कि 2 मीटर, ठीक है। उसके नेक्स्ट सेकंड वो फिर से 2 मीटर जाता है, यानी कि 2 से थर्ड वाली जो सेकंड थी उसमें वो 2 मीटर चला। फिर थर्ड से लेके फोर्थ सेकंड में उसने 3 मीटर ट्रेवल किया। और फोर्थ से लेके फिफ्थ सेकंड में फिर 2 मीटर ट्रेवल किया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि पार्टिकल हर एक सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यानी कि पार्टिकल का मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही हमारा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। इस वजह से यहाँ पे वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी होगी कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों इक्वल नहीं थी। एवरेज स्पीड यहाँ पे 16/13 मीटर पर सेकंड थी और एवरेज वेलोसिटी 4/13 मीटर पर सेकंड थी। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी ज़रूरी नहीं है कि इक्वल आ जाए। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है विदाउट टर्निंग बैक, तभी ऐसा होगा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल आ जाए। वरना क्या होगा कि एवरेज स्पीड जो है वो या तो बड़ी होगी एवरेज वेलोसिटी के, या फिर इक्वल होगी। इक्वल कब होगी? इक्वल एक ही केस में होगी, अगर पार्टिकल विदाउट टर्निंग बैक एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तब। ठीक है, आई होप यह चीज़ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आपने देखा होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल नहीं था हमारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल पहले ऐसे गया और फिर ऐसे दूसरी डायरेक्शन में मूव किया, इस वजह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आ गए। कंपेयरिंग स्पीड एंड ये हमने देख लिया बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे थोड़ा समराइज्ड मैनर में लिखा गया है कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। मेजर करता है डिस्टेंस कवर कितना हुआ, सिंबल वी होगा या एस होगा। इसकी एसआई यूनिट जो है मीटर पर सेकंड होगा, किलोमीटर, ये तीनों भी इसकी यूनिट होती है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, जीरो भी। ये मेजर करता है डिस्प्लेसमेंट को, इसका सिंबल ऐसे होता है।
और मीटर पर सेकंड इसकी ऐसा यूनिट है। ओके, सब आपको पता ही है। ये कुछ बेसिक बेसिक एग्जांपल है, ये आप समझ ही चुके हो अब तक। तो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन क्या है, ये पॉइंट हम देख चुके हैं कि स्पीड नॉन जीरो हो सकती है लेकिन वेलोसिटी जीरो हो। क्यों? क्योंकि स्पीड डिपेंड करती है टोटल पाथ लेंथ पे जो ट्रेवल करता है, लेकिन वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जबकि स्पीड फिर भी कुछ ना कुछ हो सकती है। ठीक है। जो रनर होता है उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज होती है। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होगी अगर वो एक सर्कल में मूव कर रहा है तब। ठीक है। डायरेक्शन चेंजेस एवरीथिंग। अगर आप कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर रहे हो लेकिन आपकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है तो आपकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। ठीक है। जैसे कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज होगी, भले ही उसकी स्पीड कांस्टेंट हो। तो डायरेक्शन कंपोनेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेलोसिटी के अंदर। व्हेन स्पीड इक्वल्स वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, अगर कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे विदाउट रिवर्सिंग डायरेक्शन तो उस केस में उसकी स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे एक समरी टाइप में मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, जहाँ पे डेल्टा डी बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को शो कर रहा है और डेल्टा टी बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल को। टी टेंड्स टू जीरो यानी कि बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है एक। वेलोसिटी क्या होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेल्टा एक्स यहाँ पे डिनोट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को और डेल्टा टी टाइम को। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पे ये टाइम टेकन जब से मोशन स्टार्ट हुआ था और जब मोशन एंड हुआ उसका टाइम पीरियड है ये टोटल, और ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करके तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए dx बाई dt कर देंगे। dx जहाँ पे डिनोट करता है एक बहुत छोटे से पोजीशन के चेंज को। ठीक है। डिवाइड बाय dt यानी कि छोटा सा टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी आ जाएगी आपकी बहुत ही प्रिसाइज मूवमेंट पे। इसके ऊपर मैंने 2-4 क्वेश्चन डाले हैं, वो मैं कराऊंगा तो तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।